Welcome to Economic Darpan. Today we are going to do the definition of economics. This is very important topic because if you are not clear about the definition or the meaning of economics, you cannot have the thorough knowledge about that subject. So if you are studying the economics for the first time, you should have the thorough knowledge about the definitions given by different economists. So let's start today's video. But before that, do share, like, and subscribe Economic Darpan channel. Nature of economics. Nature of subject refers to its contents and how and why they find a place in the subject. So this nature is understood by studying the various definitions given by notable economists. किसी भी सब्जेक्ट की अगर उसकी नेचर को हमने देखना है, समझना है, तो उसकी हमें डेफिनेशंस के बारे में पता होना चाहिए जो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट में डिफरेंट टाइम्स में दी हैं. सो इकोनॉमिक्स में मेनली 4 डेफिनेशंस हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. फर्स्ट डेफिनेशन एडम स्मिथ ने दी थी, जिसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है. उन्होंने डेफिनेशन दी थी वेल्थ डेफिनेशन से रिलेटेड, और वो प्रेजेंट करते हैं क्लासिकल इरा को इन द 17th सेंचुरी के अराउंड के टाइम पे उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी. सेकंड डेफिनेशन दी थी मार्शल ने, जो कि रिलेट करती थी वेलफेयर डेफिनेशन से, और उसको हम कह सकते हैं न्यू क्लासिकल इरा से रिलेटेड डेफिनेशन. थर्ड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी थी रॉबिन्सन ने दी थी स्कार्सिटी डेफिनेशन, और इसको हम रिलेट करते हैं न्यू एज से. आज के टाइम से थोड़े टाइम पहले, यू कैन से 18th सेंचुरी के टाइम से हम इसको रिलेट कर सकते हैं. और फोर्थ डेफिनेशन जो न्यू एज या फिर मॉडर्न एज की है, वो कौन सी है? सैमुअल्सन की ग्रोथ डेफिनेशन. वी विल स्टडी दीज 4 डेफिनेशन one by one in the upcoming slides. So first of all, Adam Smith's definition of economics. First definition जो एडम स्मिथ ने दी थी वो हम स्टडी करेंगे. इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? क्योंकि इकोनॉमिक्स में जो सबसे पहले काम किया वो इन्होंने ही किया था. ओके, सो वेल्थ डेफिनेशन एडम स्मिथ ने अपनी बुक दी थी. ये बहुत ही फेमस और पॉपुलर बुक है, और कभी कभी इस बुक का नाम भी आ जाता है क्वेश्चंस में. तो उन्होंने बुक दी थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, जो 1776 में आई थी. उसमें इन्होंने क्या कहा? एक सिंपल वर्ड में दे दिया कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ. पैसे कमाने के विज्ञान को क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक्स. तो इनकी जो डेफिनेशन थी, इन्होंने जो एक्सप्लेन किया इकोनॉमिक्स को, वो सिर्फ वेल्थ से रिलेटेड, वेल्थ के ऊपर ही उन्होंने फोकस किया, और किसी चीज के ऊपर भी उन्होंने फोकस नहीं किया. उन्होंने बताया कि कोई भी इंसान है, हर पर्सन जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करता है. उसका मेन पर्पस लाइफ का क्या है? ज्यादा से ज्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट करना. और एक आदमी का ही नहीं, एक इंसान का ही नहीं, बल्कि एक देश का भी मेन जो पर्पस है वो ज्यादा से ज्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट करना है. चाहे वो किसी भी तरह से करें, चाहे वो सीधे रास्ते से करें, चाहे वो किसी के ऊपर हमला करके करें, लेकिन उनको वेल्थ कमाना ही सबसे ज्यादा मेन पर्पस है. ओके, सो वेल्थ डेफिनेशन क्या आ गई कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना, ज्यादा से ज्यादा धन दौलत इकट्ठी करने का को ही हम क्या कहेंगे? इकोनॉमिक्स. सो इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ. अब इसके क्रिटिसिज्म क्या आ गए? पहले तो ये डेफिनेशन चलती रही, लेकिन जैसे जैसे लोगों में थोड़ी अवेयरनेस आई तो उन्होंने इसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया. क्रिटिसिज्म क्या थे कि उन्होंने सबसे ज्यादा एम्फेसिस किसको किया? सिर्फ धन दौलत को, सिर्फ वेल्थ को. और किसी भी चीज को, लाइफ के इतने सारे एस्पेक्ट होते हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ मटेरियल वेल्थ के ऊपर ही फोकस किया है. वेल्थ को ही उन्होंने सिर्फ जिंदगी का एक मेन मकसद बना के रखा, और
दिस व्यू लीड्स हिम टू इग्नोर ह्यूमन वेलफेयर। उन्होंने ह्यूमन वेलफेयर जो है, इंसान का इंसान से जो रिश्ता है, उसको उन्होंने टोटली इग्नोर कर दिया, सिर्फ वेल्थ से उन्होंने रिश्ता जोड़ दिया। सो एडम स्मिथ की डेफिनेशन क्या है? वेल्थ डेफिनेशन। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो एल्फ्रेड मार्शल ने दी थी। एल्फ्रेड मार्शल का क्या, एल्फ्रेड मार्शल 18th सेंचुरी के थे। उन्होंने अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में डिफाइन किया था इकोनॉमिक्स को। उन्होंने क्या कहा कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। कि इकोनॉमिक्स की जो स्टडी है वो क्या स्टडी करती है कि लोगों के, मैनकाइंड के बिजनेस ऑफ लाइफ को, मतलब कि डे टू डे लाइफ में जो होता है उसको स्टडी करती है। और उसके और क्या करती है? सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स का मेन पर्पस क्या है? वेलफेयर ऑफ द मैन, मतलब कि लोगों का भला करना, लोगों को जिससे सेटिस्फेक्शन मिले, लोगों की जिससे इच्छा पूर्ति हो, लोग जिससे खुश हो, उसको हम क्या कह देते हैं? वेलफेयर डेफिनेशन। मतलब इन्होंने ये कहा कि सिर्फ पैसा कमाना ही इंसान का मेन पर्पस नहीं है, वेलफेयर भी इंसान का मेन पर्पस। ओके, सो इट इज वन साइड a study of wealth, and on the other hand, more important side, a part of the study of man. Okay, so welfare definition किससे related है? For the welfare of the man. Okay, अब इसके भी क्रिटिसिज्म आ गए। इसके क्रिटिसिज्म क्या थे? कि मार्शल ने सिर्फ और सिर्फ मटेरियल थिंग्स के ऊपर फोकस किया, मटेरियल थिंग्स की वेलफेयर जिससे हमें मिलती है, सिर्फ उसके ऊपर फोकस किया। इन्होंने इममटेरियल थिंग्स, इममटेरियल क्या हो गई? कि लोगों की जो सर्विसेज हैं, जो मतलब नजर नहीं आती हैं लेकिन फिर भी वो हमारे फायदे की होती हैं, जैसे कि सर्विस ऑफ अ डॉक्टर, अ टीचर, और भी बहुत सारी होती हैं जो जिससे कि वेलफेयर प्रमोट होता है, जिससे कि हमारा लोगों का भला होता है, उसको इन्होंने कोई ज्यादा फोकस, कोई ज्यादा एम्फेसाइज नहीं किया है। और दूसरा इनका क्रिटिसिज्म क्या था? कि मार्शल की डेफिनेशन वेलफेयर के ऊपर है, लेकिन बट इट इज नॉट क्लियरली डिफाइंड। वेलफेयर वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कंट्री टू कंट्री एंड वन पीरियड टू अनदर। इन्होंने सिर्फ वेलफेयर के ऊपर फोकस किया है, लेकिन हर पर्सन के लिए वेलफेयर जो हो सकता है वो अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कि जो पर्सन स्मोकिंग करता है उसके लिए सिगरेट में ज्यादा वेलफेयर मिलता हो एज कंपेयर टू द अदर नॉन स्मोकर। ओके, तो उसका वेलफेयर, स्मोकिंग वाले का वेलफेयर स्मोकिंग में है, और दूसरे पर्सन का वेलफेयर जो स्मोक नहीं करता उसका वेलफेयर कुछ और हो सकता है। लेकिन मार्शल ने अपनी डेफिनेशन में इसको क्लियरली नहीं बताया है। दैट्स व्हाई दे क्रिटिसाइज द वेलफेयर डेफिनेशन। ओके, थर्ड डेफिनेशन आ जाती है स्कार्सिटी डेफिनेशन की। स्कार्सिटी डेफिनेशन किसने दी थी? लियोनार्ड रॉबिन्स ने। रॉबिन्स ने अपनी बुक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस जो 1932 में आई थी, उन्होंने स्कार्सिटी डेफिनेशन दी थी। स्कार्सिटी डेफिनेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर डेफिनेशन है। वो क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव्स। तो इकोनॉमिक्स का मेन पर्पस क्या है? इकोनॉमिक्स किसका विज्ञान है? कि ये स्टडी करती है ह्यूमन बिहेवियर को। ह्यूमन बिहेवियर क्या है? कि उसकी वांट्स बहुत ज्यादा होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं, और उसको जो पूरा करने के रिसोर्सेज होते हैं, सेटिस्फाई करने के जो रिसोर्सेज हैं, वो बहुत ही ज्यादा स्कार्स हैं, और उन स्कार्स रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। फ्रेंड्स, इफ यू हैवंट वॉच्ड द video of basic problems of economics, then do watch that video, because from that video you can have the clear idea about the basic problems of economics. So scarcity definition में उन्होंने क्या कह दिया? कि लोगों की अनलिमिटेड वांट्स होती हैं, उनको स्कार्स रिसोर्सेज होते हैं पूरा करने के लिए, और उससे भी ऊपर क्या होता है कि स्कार्स रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस हो जाते हैं, अलग अलग तरह से उसके प्रयोग करने पड़ते हैं, तभी हमारी वांट सेटिस्फाई होती हैं। अब इसके भी क्रिटिसिज्म आ गए। समवेयर जो रॉबिन्स की डेफिनेशन है
वो थोड़ी न्यू एज की डेफिनेशन है, उसको हम रिलेट कर सकते हैं अपनी लाइफ से, क्योंकि आप भी देख सकते हो हमारी वांट्स बहुत ज़्यादा होती हैं और इसके अनलिमिटेड वांट्स के जो होते हैं, रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। लेकिन इसको भी क्रिटिसाइज किया गया है। क्यों क्रिटिसाइज किया है? कि रॉबिन्स डज नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड्स कंड्यूसिव टू ह्यूमन वेलफेयर एंड गुड्स दैट आर नॉट। उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सी गुड्स जो हैं वो अच्छी हैं, जो लोगों के भले के लिए हैं, जो लोगों के लिए सही हैं, और कौन सी वो चीजें हैं जो लोगों के लिए सही नहीं हैं। उसको बारे में उन्होंने कोई डिफरेंशिएट नहीं किया है। और रॉबिन्स रिड्यूसेस इकोनॉमिक्स मेयरली टू थ्योरी ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, और उन्होंने पूरे के पूरे इकोनॉमिक्स को का फोकस किस में डाल दिया है? सिर्फ रिसोर्स एलोकेशन करने में, कि जो रिसोर्सेज है उसको हमने कैसे एलोकेट करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। जबकि इकोनॉमिक्स के तो और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कंजम्पशन का होता है, प्रोडक्शन का होता है, इन्वेस्टमेंट का होता है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, सिर्फ रिसोर्स एलोकेशन नहीं होता। दैट्स व्हाई दे क्रिटिसाइज द स्कार्सिटी डेफिनेशन ऑफ रॉबिन्सन। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है पॉल सैमुअल्सन की। इसको हम फादर ऑफ या फिर मास्टर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कह सकते हैं, जिनको हम आज की लाइफ में रिलेट करते हैं। जिस डेफिनेशन को, वो डेफिनेशन किसने दी थी? पॉल सैमुअल्सन ने, और उनकी डेफिनेशन रिलेटेड थी ग्रोथ से रिलेटेड। इसको हम ग्रोथ डेफिनेशन भी कहते हैं। सो पॉल सैमुअल्सन ने इकोनॉमिक्स को कैसे डिफाइन किया है? उन्होंने बताया कि द स्टडी ऑफ हाउ मेन एंड सोसाइटी चूज with or without money, the use of money, with or without the use of money. This is very important. You can underline it, with or without the use of money. To employ scarce productive resources which could have alternative uses, to produce various commodities over time and distribute them for consumption now and in the future among various people and groups of society. तो उन्होंने अपनी डेफिनेशन में सब कुछ ही कवर कर लिया इकोनॉमिक्स का, कि इकोनॉमिक्स में क्या है कि हर इंसान ने चूज करना है अपने अच्छे और बुरे में से। वो काम जो है वो मनी के साथ भी हो सकता है और विदाउट मनी भी हो सकता है। उन्होंने अपने स्कार्स रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है, कैसे उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस आने हैं, उसके बारे में भी बात की है। और उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन के बारे में भी बात की है, जो इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं। और उन्होंने क्या बात की है कि हमने आज के बारे में भी करना है और इन फ्यूचर के बारे में भी उन्होंने बात की है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट द ग्रोथ डेफिनेशन। और ये जो है इसको हम मॉडर्न डेफिनेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये रिलेट करती है आज के टाइम से। ओके, तो इसके जो है हम क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे, हम इसको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, बल्कि हम इसकी इम्प्लीकेशंस देखेंगे ग्रोथ डेफिनेशंस की, जो पॉल सैमुअल्सन ने दी। फर्स्ट इम्प्लीकेशन क्या है कि सैमुअल्सन ने रॉबिन्स के साथ बिल्कुल अग्री किया है। रॉबिन्स ने क्या कहा था कि स्कार्स रिसोर्सेज होते हैं, अनलिमिटेड वांट्स होती हैं। प्रोफेसर सैमुअल्सन ने भी वही कहा कि हाँ, अनलिमिटेड एंड्स होते हैं, अनलिमिटेड वांट्स होती है, और स्कार्स रिसोर्सेज होते हैं और अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। इसको तो हम बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, बल्कि अपनी डेफिनेशन में लेके चलेंगे। दूसरी उनकी इम्प्लीकेशन क्या है कि हिज डेफिनेशन कवर्स द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। उन्होंने ग्रोथ के बारे में बात की है। ओके, थर्ड इम्प्लीकेशन क्या आ गई कि सैमुअल्सन डेफिनेशन इज एप्लीकेबल आल्सो इन अ बार्टर इकोनॉमी where money is not used। मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि विद और विदाउट मनी को आप अंडरलाइन कर सकते हैं। जो सैमुअल्सन की डेफिनेशन है वो आज के टाइम में, मतलब जहां हम एक्सचेंज के लिए मनी यूज करते हैं, वहां तो अप्लाई हो सकती है, लेकिन जब बार्टर इकोनॉमी होती थी तब भी ये डेफिनेशन अप्लाई कर सकती है। बार्टर इकोनॉमी क्या होती है कि जहां पैसे के साथ हम एक्सचेंज नहीं करते, बल्कि एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु ले लेते हैं। जैसे मैंने किसी को पेन दे दिया तो उसने मुझे इरेजर दे दिया, तो इसको हम क्या कह देते हैं? बार्टर इकोनॉमी। मतलब लोगों को अपनी जरूरतों के हिसाब से वस्तुओं को एक्सचेंज कर लेते हैं।
सो सैमुअल्सन की डेफिनेशन क्या हो गई, वो बार्टर इकोनॉमी में भी अप्लाई हो सकती है और दूसरी इकोनॉमी में भी अप्लाई हो सकती है। लास्ट इम्प्लीकेशन क्या है कि हिज डेफिनेशन कवर्स वेरियस एस्पेक्ट्स लाइक प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। रॉबिन्स ने क्या किया था, सिर्फ रिसोर्स एलोकेशन के ऊपर बात की थी, लेकिन सैमुअल्सन ने प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन जो मेन फंक्शन है इकोनॉमिक्स के उसको भी कवर किया है. That's why we call it the growth definition. So friends, this was all about the definition of economics. I hope it is clear to you. If you have any query, you can comment me in the comment box. So stay tuned. Do watch and subscribe Economic Darpan channel.